आज के इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि सिंपल कोरिलेशन के हवाले से टेस्टिंग हाइपोथेसिस किस तरह की जाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जनरल प्रोसीजर आप पहले भी देख चुके हैं। इसको रिकैप कर लेते हैं। इसमें 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में जैसा कि आपको पता है हम कोई क्लेम या हाइपोथेसिस लिखते हैं। सेकंड स्टेप में हम कोई क्रिटिकल वैल्यूज सेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम ये होता है कि हम सैंपल की मदद से जो वैल्यूज आई हैं उस पर कुछ कंप्यूटेशंस कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू को और टेबल वैल्यू को, और एंड पे हम रिजल्ट्स को समराइज कर देते हैं। तो ये जनरल प्रोसीजर है। तो पहले हम नोटेशंस को देख लेते हैं। सिंपल कोरिलेशन जब हम सैंपल डाटा से ड्रॉ करते हैं तो उसको हम R से डिनोट करते हैं, और जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं तो उसको हम ग्रीक स्मॉल लेटर रो से लिखते हैं। इसकी शक्ल ये P से मिलती जुलती है तो इसको रो कहेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट रो के हवाले से दो तरह के केसेस हमारे पास आ सकते हैं। एक केस में हम रो को किसी खास वैल्यू के अगेंस्ट चेक करना चाहेंगे तो उसको हम लिखते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट। एक केस हमारे पास ये हो सकता है, तो इस केस में हमने जी टेस्ट को यूज करना है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये हो सकती है कि रो को हम चेक कर रहे हैं लेकिन 0 के इक्वल, तो इस केस में हम टी टेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के सेगमेंट में रो को किसी खास वैल्यू के अगेंस्ट चेक करने का प्रोसीजर चेक करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में आप देखेंगे कि रो की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। चंद बातें आप नोट कर लें। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर के साथ प्रॉब्लम या इशू ये आता है कि ये नॉर्मल नहीं है और ना ही ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जब लार्ज सैंपल साइज हो जाए। हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक में हम चेक कर लेते हैं कि वो पॉपुलेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है। दूसरा ये होता है कि वैसे तो नॉर्मल नहीं है लेकिन जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता जाए तो नॉर्मल बन जाती है। लेकिन यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि आर की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल भी नहीं है, और अगर हम सैंपल साइज अपना बढ़ा दें तो उससे भी वो नॉर्मल नहीं बनती। तो इस सिचुएशन में फिर हम टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसका हल क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर ली जाए। ये में भी आपके लिए नया वर्ड हो। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब यह है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमने किसी नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया और उस नए वेरिएबल्स को यूज करके हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो आर है, आर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? एक नया वेरिएबल। इस नए वेरिएबल का नाम जो हम यूज करेंगे वो हमने रखा है ZF। तो ये ZF बनेगा कैसे वो यहाँ पे देख लें। ZF इज इक्वल टू 1.1513। ये वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? लॉग लेना है, हमने लॉगरिथम लेना है। किसका? इस वाली वैल्यू का। और इस वैल्यू में क्या है? 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से जो हमारे पास ये वेरिएबल बना हुआ है इसको हम फर्दर कंप्यूटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो बाकी प्रोसीजर सेम है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें पता है कि टेस्ट वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये सैंपल से आती है, और यहाँ पे हम लिखते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड वैल्यू, और स्टैंडर्ड एरर होता है सैंपल की मदद से। तो फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू ZF माइनस म्यू z होल डिवाइडेड बाय 1 ओवर n माइनस 3 अंडर रूट। इसमें ZF क्या है? ZF इज इक्वल टू 1.1513 लॉग 1 प्लस आर 1 माइनस आर, और इसी तरह म्यू ऑफ z क्या है? 1.1513 लॉग 1 प्लस रो 1 माइनस रो। तो इसकी मदद से ये जो टेस्ट हम यूज करेंगे ये z टेस्ट की बेस पे होगा। एग्जाम्पल की मदद से सारे प्रोसीजर को समझते हैं। हमारे पास एक रैंडम सैंपल है, साइज उसका n इज इक्वल टू 28। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या निकला है? 0.7।
स्टेटमेंट हमें क्या वो दे रहा है, इज दिस वैल्यू कंसिस्टेंट विद द अजम्पशन दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज 0.5। ये देखें, ये अब उसने गिवन स्टेटमेंट दी हुई है, वर्डिंग की फॉर्म में। पूछ वो हमसे ये रहा है कि बताएं पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो 0.5 के इक्वल है या नहीं है। कंसिस्टेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही। गिवन स्टेटमेंट को सबसे पहले हम हाइपोथेसिस फॉर्म में लिख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारे पास बन गया रो इज इक्वल टू 0.5। ये हमारा गिवन क्लेम है, ये गिवन स्टेटमेंट है। इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, रो नॉट इक्वल टू 0.5। स्टेप 2 पे आ जाएं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 सेट कर लेते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फार्मूला क्या यूज होगा, पीछे हम अभी देखा है हमने, z इज इक्वल टू जी एफ माइनस म्यू जी डिवाइडेड बाय 1/n-3 होल अंडर रूट। और ये कौन से टेस्ट को फॉलो कर रहा है, ये नोट करना है। पहले हम जो कुछ टेस्ट कर चुके हैं उसमें हमने टी टेस्ट का इस्तेमाल किया था, तो ये नोट करें, यहाँ पे हमने जी टेस्ट को यूज करना है। इस फार्मूले को जहन में रखते हुए कैलकुलेशंस को देखें, कौन कौन सी हमें चाहिए। हमें जी एफ की वैल्यू चाहिए, म्यू जी चाहिए, और ये नीचे वाले पोर्शन में से हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी हैं। तो जी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। जी एफ इज इक्वल टू, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1.1513 लॉग 1 प्लस आर 1 माइनस आर इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। आर की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये आर की वैल्यू कहाँ से आई, जी हाँ, ये सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है और स्टेटमेंट में गिवन है। तो 1 प्लस 0.7 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 1.7 और 0.3, इसको फर्दर आप डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ गया लॉग 5.66। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू का हमने लॉग लेना है, उससे जो रिजल्ट आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका अगर हम लॉग लें तो उससे ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 0.87। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी लॉग लिया जा सकता है, और विंडोज़ के कैलकुलेटर को यूज़ करके भी आप लॉग ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि लॉग कैसे लेना है। ये एक वैल्यू आ गई, इस वैल्यू की कैलकुलेशंस क्या होगी जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.1513 लॉग 1 प्लस रो की क्या वैल्यू है 1.5 और 1 माइनस 0.5, तो ये एज इट इज आ गया 1513 लॉग बन गया 1.5 और ये बन गया 0.5। फर्दर इसको सॉल्व करें, बस आ गया 1.1513 और लॉग किसका लेना है हमने, इसको करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं 1.1513 और 3 का लॉग लें तो आपके पास आ जाएगा 0.771। तो इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ गया 0.55। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, जी एफ और म्यू जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अभी इस स्टेप में जैसे मैंने बताया था कि लॉग लेना है, तो लॉग को देख लें। अगर आप विंडोज़ का कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपल जब आप कैलकुलेटर पे जाते हैं तो यूजुअल आपको वो इस तरह की पिक्चर देगा, ये वाली। तो इसमें लॉग नहीं लिया जा सकता। उसका लॉग लेने का तरीका ये है कि आप व्यू में जाएं, व्यू को क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। उसमें एक ऑप्शन होगी स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, या इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं। तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर वाली ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। तो जब साइंटिफिक कैलकुलेटर की ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला कैलकुलेटर आ जाएगा। तो इसके जो ये कीज़ हैं ये काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और काफ़ी और ऑप्शंस भी आ जाएंगी, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर हो जाएगा। अब इसमें से आपने लॉग कैसे लेना है, तो लॉग लेने का सिंपल तरीका है कि जिस वैल्यू का आपने लॉग लेना है पहले उसको प्रेस कर दें 3, फिर क्या करना है आपने, और यहाँ पे अगर आप एक की देखेंगे तो ये लॉग की है,
तो पहले आपने 3 प्रेस करना है, फिर आपने लॉक प्रेस करना है। तो जो ही आप लॉक प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो इस शेप में आ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ है, तो इसमें से हम 4 डेसिमल प्लेसेस यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखें, ये आपको शो भी कर रहा होगा कि ये वैल्यू किस चीज़ की है, log 3 की। तो आई होप कि आपको इसके इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहें तो आप मैनुअल कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं। तो जी हमारी कैलकुलेशंस कहाँ तक पहुँच गई थी। अब हमने z कैलकुलेट करना है और z इज इक्वल टू zf। इसकी वैल्यू देखें, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, तो इसको लिख लेते हैं 0.87 माइनस z 0.55 और डिवाइड किससे करना है, 1 डिवाइडेड बाय, एंड हमारे पास है 28 माइनस 3। इसको करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.32 और 1 डिवाइडेड बाय, आपके पास आ जाएगा 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.32 और ये आपका 5 बन जाएगा, और ये 5 नीचे है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, तो 1.60। तो इससे हमें पता चल गया कि z हमारे पास जो कैलकुलेटेड है वो किसके इक्वल आ गया, 1.60 के। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि हम z टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो t टेस्ट की तरह z टेस्ट के लिए हम एक डिफरेंट टेबल यूज़ करते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़ का। कुछ वैल्यूज़ जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसकी शेप भी देखें, नॉर्मल की है। ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, ये सेंटर वाला राइट टेल टेस्ट है, और इसमें क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ लाई कर रहा है। तो वैल्यूज जो हैं वो अल्फा की 10% पे है, 5% पे है और 1% पे है। अगर आप नोट करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.96। तो टेस्ट हमारा 2 टेल है, लेवल हमारे पास आपको पता है कि 5% था, और उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है 1.96। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती हैं, तो इसको आप सिंपल याद भी रख सकते हैं। तो ये माइनस और प्लस में 1.96 यहाँ पे माइनस के साथ और प्लस 1.96 प्लस के साथ यहाँ पे। डिसीजन और कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। इस पे अगर ये मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर्व इम्पोज कर देता हूँ, तो ये वाइड बॉल का जो निशान है, ये मैंने बताया था कि हम क्रिटिकल रीजन समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गई 1.96। अभी हमने देखी है पीछे ये प्लस के साथ है, और इधर माइनस 1.96 माइनस के साथ है। तो ये क्रिटिकल रीजन हो गया, और ये बीच वाला सारा हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। तो आप देखें जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है यहाँ से आके इस रीजन में जा रही है या इंटरनल वाले रीजन में जा रही है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आई है 1.60। तो 1.60 को अगर देखें तो वो इस रीजन के 1.96 से लेस है, तो यहाँ पे कहीं पे आ रही है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्रिटिकल रीजन में वैल्यू फॉल नहीं कर रही। फॉल नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और फर्दर कंक्लूड करते हैं कि जो गिवन क्लेम है वो करेक्ट। तो ये देखा है, इसमें हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट के हवाले से एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, और इसमें हमने जी टेस्ट को यूज किया।
रिकैप कर लेते हैं जी इस सेगमेंट में चंद बातें जो आपने नोट करनी थी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आर की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं है, और सैंपल साइज अगर बढ़ा दें तो तब भी नॉर्मल नहीं बनते। तो इस प्रॉब्लम की मदद से हम सिंपल आर को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, आर को किसी नए वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और उस नए वेरिएबल का नाम हमने ZF रख दिया, और उसी को यूज करते हुए हमने अपना एक नया टेस्ट स्टेटिस्टिक बना लिया, z इज इक्वल टू ZF माइनस म्यू z डिवाइडेड बाय 1 ओवर n माइनस 3, और ये z टेस्ट को फॉलो करेगा। जो बाकी प्रोसीजर है वो बिल्कुल ऐसे ही है जो हम पहले से करते रहे। आई होप कि इस सेगमेंट से आपने सीखा होगा। इसके साथ ही हमारा आज का सेगमेंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट के साथ दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।